रिवाइविंग द टीचिंग कॉन्सेप्ट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली कंटिन्यूएशन है प्रीवियस लेक्चर का, जिसमें हमने डायमेंशंस और डायमेंशनल फॉर्मूले बनाना सीखे थे। तो नाउ वंस वी हैव लर्नड एंड स्टडीड हाउ टू फॉर्म द डायमेंशनल फॉर्मूले ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, अब हम जा रहे हैं एक स्टेप फर्दर, जिसमें हमें ये देखना है कि हाउ टू एनालाइज डायमेंशंस, या एक टेक्निक हमें सीखनी है जिस टेक्निक का नाम है डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस बेसिकली डायमेंशंस को एनालाइज करने का एक तरीका है। एनालाइज करना मीन्स स्टडी करना, देखना, पढ़ना, उनसे यूजफुल इंफॉर्मेशन हासिल करना और ये जानना कि हाउ कैन वी यूज देम या वेयर दे कैन बी अप्लाइड, ताकि हम उससे बेनिफिट हासिल कर सकें। इस एनालिसिस में कई सारे तरीक़ाकार हैं जिसके जरिए हम अपने बहुत सारे फायदे की चीज़ें हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम फिजिकल क्वांटिटीज के फॉर्मूले बना सकते हैं, जैसे कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r, जैसे कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला 2π×Δ/g, जैसे कि फोर्स का फॉर्मूला F = ma, जैसे कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/12 टेंशन डिवाइडेड बाय लीनियर डेंसिटी म्यू जिसको कहते हैं, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के फॉर्मूले बना सकते हैं, ठीक है। हम इसमें डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को चेक कर सकते हैं कि क्या उनका फॉर्मूला जो हमने बनाया है या क्या कोई गिवन इक्वेशन इन फिजिक्स सही है या गलत है। ये डायमेंशनल एनालिसिस के जरिए कुछ काम हैं जो किए जा सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर एक्चुअली द एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस या एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। उन एप्लीकेशंस में से हम फॉर्मूले बनाना तो नहीं सीख रहे, हम ये जरूर देख रहे हैं कि हाउ टू वेरीफाई कि अ गिवन पर्टिकुलर इक्वेशन इन फिजिक्स इज करेक्ट और रॉन्ग, ठीक है। तो जो टेक्निक हम डायमेंशनल एनालिसिस की, या यूं कहिए कि जो बेनिफिट हम डायमेंशनल एनालिसिस का, जो यूज हम डायमेंशनल एनालिसिस का अभी देख रहे हैं, वो यूज है टू फाइंड द वैलिडिटी या करेक्टनेस ऑफ अ गिवन इक्वेशन इन फिजिक्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे जिस यूज की बात कर रहे हैं दैट इज फाइंडिंग या चेकिंग the correctness or validity of an equation in physics। हम ये वाला काम कर रहे हैं, फॉर्मूले फॉर्मेशन की बात नहीं कर रहे, इक्वेशन चेकिंग का काम कर रहे हैं। इस डायमेंशनल एनालिसिस में सबसे पहले, यानी कि ये टेक्निक सीखने से पहले एक प्रिंसिपल का जानना बहुत जरूरी है, एंड दैट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में प्रिंसिपल का मतलब होता है रूल, होमोजेनिटी का मतलब होता है यूनिफॉर्म, एक जैसा, ठीक है। तो हम पढ़ते भी थे केमिस्ट्री में होमोजेनस सॉल्यूशन, हेटेरोजेनस सॉल्यूशन। होमोजेनस सॉल्यूशन का मतलब ऐसे सॉल्यूशंस जो कि एक जैसी कंपोजिशन रखते हो, ठीक है। हेटेरोजेनस सॉल्यूशन का मतलब ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें कहीं टेस्ट कम कहीं टेस्ट ज्यादा, तो वो हेटेरोजेनस सॉल्यूशन की एक एग्जांपल होती थी। इसी तरह ये है होमोजेनिटी। तो होमोजेनिटी यानी कि यूनिफॉर्मिटी का प्रिंसिपल। अब क्या मतलब वो इस प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का, वो ये कि ये इक्वेशन, ये प्रिंसिपल कहता है फॉर एन इक्वेशन टू बी करेक्ट ऑल द टर्म्स इन द इक्वेशन मस्ट हैव same dimensions। किसी भी इक्वेशन का करेक्ट होना, किसी भी इक्वेशन का सही होना मशरूत है इस बात से, या कंडीशन है उसके लिए क्या, कि उस इक्वेशन में जितनी भी टर्म्स आ रही हैं, 2, 3, 4, 5, वो सारी की सारी टर्म्स सेम डायमेंशन रखें। ऑल द टर्म्स मस्ट हैव सेम डायमेंशन, ठीक है। अगर किसी इक्वेशन में सपोज 3 टर्म्स हैं
और तीनों की सेम डायमेंशन आ रही है तो हम कहेंगे कि हाँ ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के तहत ये इक्वेशन करेक्ट होती है। अब क्या मतलब हुआ इस चीज का, मस्ट हैव सेम डायमेंशंस। तो डायमेंशंस क्या है ये तो हमने देख ली, ठीक है, लेकिन इस प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ इसको हम देखते हैं। बट बिफोर दैट एक टर्म इसमें इस्तेमाल हुई है, ये वाली, इस टर्म का नाम भी टर्म है, ठीक है। तो किसी इक्वेशन में टर्म से हम क्या मतलब लेते हैं, मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं कि 5x + 3y, सही। ये 5x + 3y इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स मौजूद है? सो आंसर इस एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स मौजूद है। तो किसी इक्वेशन में हम टर्म को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं या कैसे पहचाने किसी इक्वेशन में कितनी टर्म्स हैं? तो सिंपल सी बात, एक प्लस या माइनस से दूसरे प्लस या माइनस के बीच में जो कुछ लिखा होता है वो एक टर्म होती है। एक प्लस या माइनस, इसके आगे कोई साइन नहीं लगी तो अंडरस्टूड है, प्लस साइन है। एक प्लस या माइनस से दूसरे प्लस या माइनस के दरमियान जो कुछ लिखा होता है 5x, ये एक टर्म है। ये 5 और x 2 अलग अलग टर्म्स नहीं है, ये 5x पूरा मिला के एक टर्म है। इसी तरीके से एक प्लस ये आ गया, अगर कोई इसके बाद होती टर्म तो उसके साथ भी प्लस या माइनस का निशान लगा होता, तो एक से दूसरे के दरमियान ये दूसरी टर्म आती। तो इस इक्वेशन में यूं हम कहते हैं इस एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स मौजूद है। इसी तरीके से इफ आई से 5xy, तो ये एक ही टर्म है क्योंकि यहाँ पे एक ही साइन हमें नजर आ रही है और वो है प्लस या माइनस होती, तो दूसरी प्लस या माइनस का निशान हमें नहीं नजर आ रहा है जिसके बाद कुछ और लिखा होता, तो एक प्लस या माइनस लिखा हुआ है यहाँ पे, उसके साथ जो कुछ लिखा हुआ है ये एक टर्म है, ठीक है। तो इस एक टर्म के अंदर तीन चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक 5 है, एक x है और तीसरा y है। तो ये तीनों इस टर्म के अंदर आने वाले ये तीनों नंबर्स कह लीजिए या ये तीनों जो कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, ये तीनों मल्टीप्लाई होने वाले को हम कहते हैं फैक्टर, ठीक है। सो दिस इज 1 टर्म एंड 3 फैक्टर्स। ये है 2 टर्म्स 2 फैक्टर्स ईच, उसमें एक कोफिशिएंट है, एक वेरिएबल है, ठीक है। इसके ऊपर फिर अगर पावर लग जाएगी तो हम उसको एक्सपोनेंट भी कह देंगे। सो दिस इज हाउ वी डिस्टिंग्विश बिटवीन टर्म्स और फैक्टर की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टर्म की, जिसको आइडेंटिफाई करना हमें आना चाहिए। प्लस या माइनस के साथ जो कुछ लिखा होता है दैट इज 1 सिंगल टर्म, और वो हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो एक हमें बात पता चली कि प्रिंसिपल कहता क्या है। अब हम ये देखते हैं इस प्रिंसिपल का मतलब क्या है और फिर हम अपना काम शुरू करेंगे जिसमें हम इस प्रिंसिपल को अप्लाई करके प्रूव करेंगे वेदर एन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, ठीक है। अब हम ये बात कुछ जानते हैं कि अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 5x में 3x ऐड कर दो तो आप कह देंगे इसका आंसर है 8x। अगर मैं आपसे कहूं 5y में 4y ऐड कर दो तो आप कहेंगे इसका आंसर है 9y। लेकिन मैं आपसे कहूं 5x में 3y को ऐड कर दो तो आप कहेंगे इसका यही आंसर है, ये ऐड नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक जैसे नहीं हैं। एक में x आ रहा है, एक में y आ रहा है, ये दोनों सेम नहीं है, सेम क्वांटिटीज नहीं है, इस वजह से दे कैन नॉट बी एडेड। बिल्कुल इसी तरीके से कि फिजिक्स में हम कहते हैं कि भाई एक कपड़ा मैंने आपको दिया, उस कपड़े की लंबाई है 4 मीटर, उस 4 मीटर कपड़े में जरा 2 किलो जोड़ दो, बताओ क्या आंसर आएगा। तो 4 मीटर कपड़े में जिसका वजन 2 किलो ही होगा शायद, ठीक है, लेकिन उस 4 मीटर कपड़े में अगर हम 2 किलो ऐड करने को कहें तो ये एक बड़ा ऑकवर्ड सा क्वेश्चन होगा। क्यों? इसलिए कि हम जानते हैं मीटर इज अ लेंथ, और लेंथ में किलोग्राम मास को ऐड नहीं किया जा सकता, क्योंकि मीटर के साथ मीटर ही ऐड होगा, मास के साथ मास ही ऐड होगा, यानी कि किलोग्राम्स में किलोग्राम्स। टाइम के साथ टाइम को ऐड करेंगे, लेंथ के साथ लेंथ को, एंड सो ऑन, ठीक है। तो वी नो फिजिक्स में या इवन अलजेब्रा में हम ये जानते हैं कि सेम क्वांटिटीज को हम आपस में एक दूसरे के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट क्वांटिटीज या अनलाइक क्वांटिटीज एक दूसरे के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। बिल्कुल इसी तरीके से मैं आपसे कहूं कि 3 मीटर में 4 मीटर ऐड कर दो तो आप कहेंगे इसका आंसर बन जाएगा 7 मीटर। या मैं आपसे कहूं कि
60 किलोग्राम्स में से 20 किलोग्राम्स माइनस कर दो तो आप कहेंगे इसका आंसर बन जाएगा 40 किलोग्राम्स। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 60 किलोग्राम में से 4 मीटर माइनस कर दो तो आप कहेंगे ये क्या है भाई, ये तो बात ही गलत है, क्योंकि हम मास और लेंथ को सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। एक बात, तो पहली चीज जो हमें इसमें नजर आई वो ये कि सेम क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। सही। दूसरी चीज, इन क्वांटिटीज को जब हम ऐड करते हैं, चलो दो सेम क्वांटिटीज आपको मिली, उन दोनों सेम क्वांटिटीज को आपको ऐड करने को कहा तो आपने कहा ठीक है 3 मीटर इज अ लेंथ, 4 मीटर इज अ लेंथ, रिजल्ट में 7 मीटर विच इज ऑल्सो अ लेंथ। तो लेंथ में आपने लेंथ को ऐड किया तो रिजल्ट में लेंथ ही रही। 60 kilogram is a mass, 20 kilogram is a mass. When subtracted with each other, results in 40 kilogram, which is again a mass. तो मास में से मास को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मास ही रहेगा। मीटर्स में से यानी कि लेंथ में से लेंथ को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेंथ ही रहेगी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में से दूसरी उसी जैसी दूसरी क्वांटिटी को हम अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट में वही फिजिकल क्वांटिटी रहती है। लेंथ माइनस लेंथ विल रिमेन इक्वल टू सम लेंथ, लेंथ प्लस लेंथ विल बी इक्वल टू अनदर लेंथ। ठीक है, तो दो फिजिकल क्वांटिटीज, दो अनलाइक फिजिकल क्वांटिटीज को हम ऐड नहीं कर सकते, दो लाइक या सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड किया जा सकता है, नंबर 1। और उन दो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिजल्ट भी वही रहता है, वही फिजिकल क्वांटिटी रहती है, जैसे कि हमने एग्जांपल्स देखे। ठीक है, तो ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात इसमें जो हमें देखनी है वो ये कि ऐड सब्ट्रैक्ट की तो हमने बात कर ली। फॉर अबाउट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मैं आपसे कहूं कि 5x, जैसे अलजेब्रा में हम ये देख रहे थे, 5x और 3y की एडिशन तो पॉसिबल नहीं थी, लेकिन 5x और 3y को मैं आपसे कहूं कि मल्टीप्लाई करा दीजिए तो आप मुझे बताएंगे कि इसका आंसर बन जाएगा 15xy। तो आप इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट तो नहीं कर सके बिकॉज आपने कहा ये दोनों सेम टर्म्स नहीं हैं, लेकिन इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन जरूर पॉसिबल हुई बिकॉज आप ये कहेंगे कि ये टर्म तो एक ही है, आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो डिवाइड भी हो सकते हैं। जैसे एक मिसाल के तौर पे आपसे कहूं मैं कि इसी 15xy को आप अगर 2x स्क्वायर से या 3x स्क्वायर से डिवाइड कराते हैं तो आप कहेंगे 3 1 जा 3 3 5 जा 15x के स्क्वायर से एक x कैंसिल, तो आपके पास बच जाएगा 5y अपॉन x। तो न सिर्फ ये कि इसकी मल्टीप्लिकेशन हो सकी बल्कि इसकी डिवीजन भी हो सकी। इसी तरीके से फिजिकल क्वांटिटीज में भी हम देखते हैं कि बेशक दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज ऐड सब्ट्रैक्ट तो नहीं हो सकती, लेकिन दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज मल्टीप्लाई और डिवाइड होती हैं, और उसके बाद जो रिजल्ट बचता है वो उन दोनों से मुख्तलिफ आता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा 5x था अलग, 3y था अलग, रिजल्ट हमें मिला 15xy जो इन दोनों से अलग है। 15xy था अलग, 3x स्क्वायर था अलग, जब आपने इन दोनों को डिवाइड करके जो रिजल्ट देखा वो इन दोनों से अलग है। तो अगेन क्या बात बनी, दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड सब्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। नंबर 1, मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो कोई नया ही रिजल्ट होता है, वो पुरानी बात नहीं रहती। यही फिजिकल क्वांटिटीज में भी हम देखते हैं कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज व्हेन मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड विद ईच अदर दे कैन बी मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बट दे रिजल्ट इन अ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। मिसाल के तौर पे F इज इक्वल टू m इंटू a। मास और एक्सेलरेशन दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इतनी अलग कि एक के अंदर दूसरे का कोई इंडिकेशन या कोई इंक्लूजन ही नहीं होता। मास में एक्सेलरेशन नहीं आता, एक्सेलरेशन में मास नहीं आता, लेकिन ये दोनों ऑल टुगेदर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो जाती हैं, और मल्टीप्लाई होने के बाद एक नई फिजिकल क्वांटिटी आपको रिजल्ट में मिलती है जिसको हम फोर्स का नाम देते हैं। इसी तरीके से मोमेंटम की हम अगर बात करें तो दिस इज मास इनटू वेलोसिटी।
मास और वेलोसिटी दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं, मल्टीप्लाई हो गई एक दूसरे से, रिजल्ट में आपको क्या मिला, एक नई फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मोमेंटम का नाम देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से डिस्टेंस को अगर मैं टाइम से डिवाइड कराऊं तो बेशक ये दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं, लेकिन डिवाइड हो जाती हैं और डिवाइड होने के बाद एक अलग ही आंसर देती हैं जिसको हम स्पीड का नाम देते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से हम देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज में एडिशन सब्ट्रैक्शन तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज की नहीं होती, लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जरूर होती है, और उस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के बाद जो रिजल्ट मिलता है वो ऑल टुगेदर बिल्कुल डिफरेंट ही मिलता है। रिजल्ट में जो आपको मिली वैल्यू वो ना डिस्टेंस थी ना टाइम थी, बल्कि एक नई फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम स्पीड का नाम देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद एक नई फिजिकल क्वांटिटी बनी जिसको हम मोमेंटम का नाम देते हैं। मोमेंटम मास नहीं है, मोमेंटम वेलोसिटी नहीं है, लेकिन बहरहाल मोमेंटम उन दोनों का प्रोडक्ट जरूर है। ठीक है, तो हम यहां पे लिखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड। फिजिकल क्वांटिटीज की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जरूर होती है, और फिर जो भी रिजल्ट बनेगा वो फिर सिंपलीफिकेशन के बाद देख लेंगे। तीसरा और आखिरी रूल जो हमें याद करना है while doing dimensional analysis या while checking the correctness of an equation, वो क्या है रूल? वो रूल ये है कि हमने पढ़ा था कि क्वांटिटीज चार तरह की होती हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट्स, डायमेंशनल वेरिएबल्स, डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स, डायमेंशन लेस वेरिएबल्स। यानी कि कुछ ऐसे कांस्टेंट्स भी होते हैं जिनकी कोई डायमेंशन नहीं निकलती, यानी कि उनकी कोई यूनिट भी नहीं होती। मिसाल के तौर पे हम ये देखते हैं t is equal to 2 pi under root L upon G। ये जो 2 pi इसमें आ रहा है ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हर दफा उतनी ही रहेगी 6.28। ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14, 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो 6.28 रहेगा। तो ये कांस्टेंट है, लेकिन इस कांस्टेंट की अपनी कोई डायमेंशन नहीं होती, इसकी कोई इसीलिए कोई यूनिट भी नहीं बनती। इसी तरीके से जो काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन है और देख लेते हैं, एक हाफ एम वी स्क्वायर, तो इसमें ये जो हाफ है दिस इज आल्सो कांस्टेंट 0.5 इसकी वैल्यू बनती है, बट अगेन इट हैज नो डायमेंशन एंड इट हैज नो यूनिट। लिहाजा ये कांस्टेंट्स क्या कहलाते हैं? ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि इनकी कोई डायमेंशन ही नहीं है, लिहाजा इसको डायमेंशन वाले एनालिसिस में शामिल भी नहीं किया जाता। हम यूं कह सकते हैं इसको अल्टरनेटिवली कि डायमेंशनल एनालिसिस का एक ड्रॉबैक है, एक लिमिटेशन है कि डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स की कोई जगह नहीं होती। और क्यों? इसलिए क्योंकि इनकी कोई डायमेंशन ही नहीं होती। ठीक है, तो जब कभी भी हम डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं तो उस एनालिसिस के जरिए हम डायमेंशनल या डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स की कोई जगह नहीं होती उसमें, ना डायमेंशनल एनालिसिस के जरिए। जब हम फॉर्मूला बनाते हैं तो उसमें भी ये ड्रॉबैक हमें सामने आता है कि फॉर्मूला बनाने के दौरान क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स की कोई जगह नहीं होती उसमें, तो हम इक्वेशन में ये तो बना सकते हैं लेकिन 2 पाई नहीं बना सकेंगे। हम mv स्क्वायर तो बना सकेंगे एनालिसिस के जरिए, लेकिन उसका हाफ नहीं ला सकेंगे। रिवर्सली कि अगर हमारे पास किसी इक्वेशन को कहा जाए चेक करो इक्वेशन सही है, तो हम इसके लिए कुछ काम नहीं कर सकते। तो क्योंकि इसकी कोई डायमेंशन ही नहीं है, तो हम यूं कह देते हैं कि जब किसी कांस्टेंट को कोई डायमेंशन ही नहीं है तो डायमेंशनल एनालिसिस में उसका कोई काम भी नहीं है। तो हम डायमेंशनल एनालिसिस में डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स को कंसीडर नहीं करेंगे, हटा देंगे, गायब कर देंगे। ठीक है, तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स आर एक्सक्लूडेड in dimensional analysis। ये एक्चुअली हमने तीन क्या पढ़े हैं? ये तीन रूल्स पढ़े हैं फॉर डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, और ये तीनों रूल्स हमने देखे, ये वो रूल्स हैं जो कि फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर असरअंदाज होते हैं। ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद फिजिकल क्वांटिटी की नेचर में कोई फर्क नहीं पड़ता,
इसलिए ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे या नहीं किया जा सकता। मल्टीप्लाई डिवाइड करने से नेचर चेंज हो जाती है, लिहाजा मल्टीप्लाई डिवाइड किया जा सकता है और किया जाता है। डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स, इनकी डायमेंशन ही नहीं है तो इनको रखने का फायदा भी कोई नहीं है, खामखा में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, हटा दो उनको, हम सिर्फ क्वांटिटीज की बात करते हैं। सो दीज आर द 3 रूल्स फॉर डायमेंशनल एनालिसिस। अगेन क्विकली इनको समराइज कर लें। डायमेंशंस, सेम डायमेंशंस को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे और ऐड सब्ट्रैक्ट होने के बाद उनकी नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को या डिफरेंट डायमेंशंस को मल्टीप्लाई डिवाइड किया जा सकता है और रिजल्ट क्या बनता है, एक नया रिजल्ट बनता है जो सिंप्लीफिकेशन के बाद सामने आता है। तीसरा, हम डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स अगर हमें इक्वेशन में नजर आएंगे तो उनको हटा देंगे, एनालिसिस में उनकी कोई जगह नहीं होगी। कीपिंग दीज 3 रूल्स इन माइंड एंड द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कि किसी भी इक्वेशन में इन रूल्स के तहत सिंप्लीफाई करने के बाद आखिर में जितनी भी हमारे पास टर्म्स बच रही हैं, अगर वो सारी की सारी टर्म्स सेम डायमेंशन रखती हैं तो वो इक्वेशन सही है, अदरवाइज वो इक्वेशन सही नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो इन बातों के बाद अब हम शुरू करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के जरिए इक्वेशंस की करेक्टनेस या वैलिडिटी चेक करने का काम।